निखिल सर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वार, जो कि इस साल जैसा कि आप सभी को पता ही है, सीबीएसई ने सेशन को 2 पार्ट्स में बांट दिया कोरोना थर्ड वेव को देखते हुए कि 6 महीने में तो स्कूल पेपर लेगा और 6 महीने बाद सीबीएसई वाला पेपर होगा, यानी मार्च अप्रैल में। तो ऑलमोस्ट स्कूल जो है नवंबर हाफ में पेपर आपके कर लेंगे कंडक्ट, क्योंकि आपका जो है फरवरी जो है प्रोजेक्ट में चला जाता है और मार्च में आपके जो है उसके बाद बच्चे स्कूल आते नहीं हैं। पेपर ऑलमोस्ट अप्रैल में शुरू हो जाएंगे अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, नहीं तो इन्हीं मार्क्स पे आपकी पेपर अच्छे होंगे। तो बीइंग रिक्वेस्ट टू ऑल, अपने टीचरों से बना के रखें, टीचरों से बदतमीजी ना करें, टीचरों से बहस ना करें। टीचर के हाथ में बहुत मार्क्स हैं, हो सकता है यही मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। ज़्यादातर टीचरों ने अपना कोर्स डिसाइड किया है, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ कोर्स अलग है, मैंने अलग डिसाइड किया, अलग अलग टीचरों ने डिसाइड किया है। तो पर सब जगह द कोल्ड वार का चैप्टर होगा, तो मैं द कोल्ड वार को आज पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में मेरा जो मोटिव है, मैं अपने बच्चों को, स्पेशली पर्सनल कोचिंग के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कुछ हाईलाइट कराता हूँ, ताकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं थोड़ी बेस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊँगा। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें वाया एनसीईआरटी आपको समझा रहा हूँ कि क्या हाईलाइट करके पढ़ना है, और पार्ट 2 में बनाऊँगा पीडीएफ, जैसे कि आप मेरी अगर रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। तो पार्ट 1 को आज देखते हैं कि बुक में ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है। रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम माई डीपली हार्ट, आप भी ये हाईलाइट कर लें, पेंसिल से मार्क कर लें, और बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको फिर पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। देखिए, कोल्ड वार था क्या, आपको ये 2 बातें बताना चाहूँगा इससे पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 टू 18 के बीच हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, ठीक है जी। बट सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था सीधा 20 साल बाद, और जब 1918 का मैं आपको बता रहा हूँ तो कितना हो गया, 2838। पर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी 1919 में हुई थी, तो 20 साल बाद, क्योंकि वो फेल हो गई थी। और जो उस टाइम लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, वो उसको लीग ऑफ नेशन को 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल को करने के बाद इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो। जब वो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पाई और वर्ल्ड में जो है डे टू डे प्रॉब्लम राइज हो रही थी, ऐसे में 20 ईयर्स बाद उसको क्लैश ख़त्म हो गई वो लीग ऑफ नेशन, और 1939 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई सेकेंड, जो कि 1945 तक चली। और 1945 टू 1991, ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड, 1945 टू 1991 आपका कोल्ड वार का टाइम है, जिसको आप यहाँ पढ़ेंगे। ये आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सिविल्स की प्रिपरेशन में बहुत जगह मिलता है। अभी लास्ट सिविल्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये इसका एक क्वेश्चन आया हुआ इसी साल, क्योंकि मैं यूपीएससी और एसएससी की क्लास ले रहा हूँ, जीके वाली, इंडियन पॉलिटी वाली, तो मैं उसमें बच्चों को ये सब इनके मेन पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उस पर्पज़ से भी इनको अच्छा तैयार कीजिए। नंबर 2, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, अच्छे आएंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि जो कोल्ड वार है वो किस तरह कंटेम्प्रेरी इरा, यानी जो समय आज चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई। अब इस चैप्टर आपको बताएगा जो वर्ल्ड में 2 सुपर पावर राइज हुई थी, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। ध्यान रखिएगा, यूएसए यानी आज की डेट का अमेरिका, सोवियत यानी आज की डेट का रशिया। ध्यान रखिएगा, ये 2 सेंट्रल पावर बन के उभरी, पर इंडिया जैसी कंट्री एक नेम में बदल गई। नेम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेम ने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी अपनाया, और दोनों में से किसी एक की साइड नहीं हुआ, क्योंकि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जैसे आपको पता ही है, इंडिया 1860 में ब्रिटिशर्स के पास चला गया था और 1947 में आज़ाद हुआ था। ब्रिटिशर्स ने हमें रिलीज़ किया था अपनी चुंगल से। तो जो इस तरह की कंट्री थी न्यूली इंडिपेंडेंट, वो उन्होंने एक नियो का कॉन्सेप्ट बनाया, NIEO, जिसकी फुल फॉर्म देखिए यहाँ शो हो रही है, मैं स्क्रीन एक्सपेंड करी है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका मतलब ये था, जो नई कंट्री डेवलप हुई है वो अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बना के रखेंगी, वो री अलाइन नहीं करेंगी अमेरिका या सोवियत यूनियन से। देखिए राइट साइड पे मैंने बताया, जब सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर में बदल गया था वर्ल्ड। मतलब पहला जो बदल गया था, कैसे बदला था,
पहले वाले में इतना नहीं हुआ था कि वर्ल्ड में 2 सुपर पावर राइज हुई हो, क्योंकि जो पहले दोस्त थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में कंट्री, वो सेकंड वर्ल्ड वार में एक दूसरे की शत्रु हो गई थी। सेकंड वर्ल्ड वार जो है, एक तरफ अमेरिका जो कि कैपिटलिज्म लिबरलिज्म को फॉलो कर रहा था, दूसरी तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला रशिया था, जो कि इक्वालिटी इग्लिटेरियन सोसाइटी की बात करता था। अब देखिए इस चैप्टर का जो पीक पॉइंट है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आई होप आप ये मैप देख रहे होंगे, वर्ल्ड का मैप। आपके जो टीचर है आपको लाइव ग्लोब के थ्रू समझा रहे होंगे, मेरा मानना है। अगर आपके स्कूलों में अवेलेबल है तो उनको समझाया होगा, आज नहीं समझाया तो आप खुद देखिए स्कूल के ग्लोब पर क्यूबा कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, रशिया कहाँ है, कौन किसके पास है। आपको लाइव एक बार आपने आँख से देख लिया, आपको याद हो जाएगा। देखिए अब आइए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में आपको बता रहा हूँ, ये आप मार्क कर लें। 1961 में क्या हुआ, यूएसएसआर की फुल फॉर्म आ जाती है पेपरों में, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। वो इस बात को लेकर चिंतित था कि अमेरिका जो है, क्या था, जो रशिया और अमेरिका के बीच की प्रॉब्लम थी पहले तो वही थी, कहीं उनको ये था जो सोवियत यूएसएसआर है, जो कम्युनिस्ट रूल है, कहीं ऐसा ना हो वहाँ की वो क्यूबा पर अपना रूल कर ले, क्यूबा को घेर ले, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत डर था, क्योंकि क्यूबा जो है बिल्कुल नियर बाय है सोवियत यूनियन के, और इनके बीच डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड एक दूसरे को दी जाती है। जैसे कि इंडिया में अभी तो आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, नहीं तो पाकिस्तान जो है एक इंडियन स्टेट होते हुए भी सेपरेट माना जाता था, तो हम उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे रखते थे और फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते थे। तो निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत यूनियन के थे, उन्होंने क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो से अच्छी सी दोस्ती बना रखी थी, और उन्होंने क्या कहा कि आप अपने क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब आप अपने क्यूबा को हमारी रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स रखने दीजिए। क्यूबा मान गया, क्योंकि उसको फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एड मिलती थी, पॉलिटिकल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट, मिलिट्री बेनिफिट। 1962 में होता क्या है कि क्यूबा जो कन्वर्ट इनटू क्यूबा जो छोटा सा आइसलैंड था वो कन्वर्ट हो गया रशिया के अटैकिंग सेंटर के रूप में, क्योंकि क्यूबा के पास है अमेरिका, उस पर सैन वहाँ से अटैक करना आसान है, पर अगर रशिया से अगर आप अमेरिका देखेंगे तो बहुत दूर है, जल्दी आसान नहीं था। अब होता क्या है, देखिए 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता लग जाता है, और अमेरिका इस बात से वॉरिड हो जाता है, चिंतित हो जाता है, और जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, दे आर वेरी कमिंग इन द टेंशन कि भाई वो उन्होंने उनसे क्यूबा को वार्निंग दी, अपने न्यूक्लियर मिसाइल हटा लो, नहीं तो हम अपना प्रॉब्लम हो जाएगी, हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये क्लैश बढ़ता गया इन दोनों के बीच, और क्या हुआ, यूएसएसआर ने अपनी सोवियत शिप्स को वहाँ सोवियत शिप्स के सामने अपने शिप्स लगवा दी है, अपना बॉर्डर आमने सामने का दोनों ने हथियारों से लैस कर दिया कि इधर से हम खड़े हैं, उधर से लड़ने, इधर से क्यूबा पर जो रशिया के हवाई जहाज़ वगैरह खड़े थे लड़ने के लिए, वो मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, क्योंकि वहाँ से अटैक करना आसान था, उधर अमेरिका ने भी उनके सामने लगवा दिया। दोनों ही, ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर से फुल थी। देखिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो हाई पॉइंट है कोल्ड वार का, ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, मैंने इसलिए इसे अलग से मार्क करके चेंज कर दिया था। अगर आपसे कोल्ड वार की जो पूछा जाए कभी भी डेफिनेशन, तो मैं वैसे जनरल अपने पास से अलग लिखवाता हूँ, पर अगर आप बुक की लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोल्ड वार वाज रेफर टू द कंपटीशन एंड द टेंशन ऑफ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर एंड बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंस। मतलब जो यूएस और यूएसएसआर के बीच की टेंशन थी वो कोल्ड वार कहलाई, और ये हॉट वार में नहीं बदली। मतलब आपने देखा आपके और आपके फ्रेंड जो अच्छे हैं, आप और आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड है, उनके बीच क्या है, जो दोस्ती है वो अच्छी है, पर अगर बाई चांस लड़ाई हो जाती है तो आप एक दूसरे से हाथापाई नहीं कर रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे आपने सुना वो लोग बहस करते हैं, वो कोल्ड वार है। पर जब हाथापाई हो जाती है, दिस इज़ नोन एज अ हॉट वार। तो ये जो हॉट वार है में चेंज नहीं हुई, जो कि थर्ड वर्ल्ड वार में चेंज हो जाती है, वो आज तक चेंज नहीं हुई, ठीक है जी। इसलिए इसे कोल्ड वार कहा जाता है। दिस इज़ नॉट अ रियल वार, इट इज़ ओनली आइडियोलॉजिकल वार। यू कैन राइट डाउन दिस इन योर एग्जामिनेशन। द कोल्ड वार क्या था, मेनली मतलब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। ये डेफिनेशन है बेस्ट। अब जो यूएस की आइडियोलॉजी थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म थी, सोशलिज्म की और सोवियत यूनियन की जो थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थी। आई होप आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, जब आपने 11th में उनसे पढ़ा होगा,
तो उन्होंने आपको आइडियोलॉजीज़ को एज वेल एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि पुराने समय में इन आइडियोलॉजीज़ के ऊपर एक पूरा चैप्टर होता था हमारे टाइम में, और टीचर को इन आइडियोलॉजीज़ को बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, इनकी क्या आउटपुट है, क्या नेगेटिव है और क्यों राइज हुए, किस सिचुएशन में हुए। मैं इस पर बहुत जल्द अपनी वीडियो लेके आऊँगा इन फ्यूचर, पर पहले मैं कोर्स कंटेंट को बहुत ध्यान दूंगा 12वीं के कंटेंट पे। पर आप अपने टीचर से इसे पूछिएगा। आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं वो विचारधारा कहलाती हैं, जिस हिसाब से आप सोचते हैं। आप किसी चीज़ को पॉजिटिव भी सोच सकते हैं और नेगेटिव भी सोच सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते सोशलिज्म या कम्युनिज्म गलत है, आप ये भी नहीं कह सकते कि लिबरलिज्म गलत है या कैपिटलिज्म गलत है। तो दोनों का होना वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, जैसे पुअर और रिच का होना। आपको आपके टीचर्स ने आई होप मार्क्सिज्म थ्योरी भी पढ़ाई होगी 11th के अंदर। चलिए, अब कोल्ड वार था क्या? कोल्ड वार जो है जैसे कि मैंने बताया 1945 के बाद की सिचुएशन 1991 तक कोल्ड वार कहलाई। इस समय वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स में बढ़ गया, यूएसए यूएसएसआर। तो क्या हुआ, हर कोई अपना ग्रुप बना लेता है, जैसे आपके दोस्तों का ग्रुप है, ट्यूशन ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, तो इस तरह यहाँ भी ग्रुप बन गए थे। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन था ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद कर लेना। यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस। ध्यान रखिएगा, अभी ये एसएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन था जो पेपर में आया था। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन है? यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस। और एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, इटली, जापान। आप इसे कुछ फॉर्मूलेस के थ्रू याद कर सकते हैं, जिसको मैं शायद अपनी जो पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैं फॉर्मूलेस मेंशन कर दूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम में बता चुका हूँ, जो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी बता चुका हूँ। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ की जो बिगनिंग है सेकेंड वर्ल्ड वार का ख़त्म होने कोल्ड वार की बिगनिंग है। अच्छा, अब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म कैसे हुआ? अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ 2 चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट करी है। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस ने 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिर दिए थे अगस्त 1945 में। हिरोशिमा पर गिरा था जो है 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पे गिरा था 9 अगस्त 1945 को। उन बमों के नाम पूछ लिए जाते हैं और उसका मकसद क्या था कि जानबूझकर अमेरिका को, जापान को, अमेरिका ने किस लिए गिरे? जापान को सरेंडर करा लिया जाए। अगर जापान सरेंडर नहीं करता, जापान ही मजबूत कैंडिडेट था, ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान सरेंडर नहीं करता तो वर्ल्ड वार में दिक्कत आ जाती, ये ख़त्म ही नहीं होता। तो यहाँ पे सीधी बात है, जो अमेरिका के सपोर्टर है वो कह रहे हैं भाई अमेरिका को जो करना था, उन सपोर्टर का क्या होगा? हाँ भाई ठीक है, सही कह रहा, क्योंकि वार को ख़त्म करना था, इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नुकसान हो रहा था, पैसे का नुकसान हो रहा था, ग्लोबल प्रॉब्लम आ रही थी, ये है वो है। और जो वो है वो कह रहे जब जापान अंदर से पूरा टूट गया था, वर्ल्ड वार ख़त्म होने को था, तो आपने परमाणु बम गलत यूज़ करे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सोवियत यूनियन जो था, जो जर्मनी, जापान, इनके पास भी थे न्यूक्लियर पावर, ऑलरेडी ये यूज़ कर चुका था अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 2 सुपर पावर थी ग्लोबल पे, मैं आपको बता चुका हूँ। आइए कोल्ड वार जो है आउटकम है, कोल्ड वार का आउटकम अगर आपसे पूछा जाए क्या है? एमरजेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर इन 2 सुपर पावर्स ऑफ ईच अदर। यूएस और यूएसएसआर का बढ़ना वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मेरा थोड़ा हाईलाइट करना रह गया, ये जो छोटे पे लिखा है कि मैं अपने स्क्रीन पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। जो हिरोशिमा पर बम गिरा गया था उसे लिटिल बॉय कहा गया था, और नागासाकी पर फैट मैन कहा गया था। जैसे मेरा नाम निखिल है तो आप निखिल सर इज़ फैट, आप ऐसे याद कर ले। तो नागासाकी, निखिल सर इज़ फैट, निखिल सर मोटे हैं, फैट मीन्स मोटा, तो यहाँ NF कर ले। NF मतलब सीधा सीधा हो गया नागासाकी पर फैट मैन। और लिटिल बॉय का, लिटिल बॉम किस पे गिरा गया था? तो यहाँ N नहीं है तो H होगा, HL, ठीक है जी। तो लिटिल बॉय, ये ध्यान रखिएगा। इतना ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव, CBSE ने ऑब्जेक्टिव पेपर लेना है और यही चैप्टर के बीच में से पूछा जाएगा। अगर आपके टीचर्स भी यहाँ से बना सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, बी अवेयर ऑफ डैट। अगर टीचर यहाँ से बनाए तो अच्छी टेस्टिंग होगी बच्चों की, कंपेयर देन आप किसी हेल्प बुक या गाइड या रिफ्रेशर का हेल्प लें। डू नॉट टेक एनी रिफ्रेशर हेल्प, आप यहाँ से बुक से लीजिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस बताया जाता है। डिटरेंस होता है, इसे हिंदी में अवरोध की नीति कहते हैं। मतलब जो यूएस और यूएसएसआर दोनों था, यूएस और सोवियत यूनियन जो दोनों थे, वो उन दोनों के पास न्यूक्लियर पावर होते हुए भी दूसरे वो नहीं लड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान होता है, ऑब्जेक्ट्स का नुकसान होता है। मतलब जब, अगर सीधी सी बात है, अगर मैं AK-47 लाऊंगा तो मेरे बगल वाला भी AK-47 तो लाएगा, वो चक्कू से काम नहीं चलाएगा। तो जब दोनों तरफ वेपन्स का इक्वलाइजेशन किया जाता है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं, ताकि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए कि आप भी मेरे बराबर हो गए हैं।
इसका आउटकम क्या आता है कि सामने वाला उस वेपन को कम करने के लिए, मान लीजिए उसको भी AK-47 लानी पड़ गई मेरी वजह से, मेरे को, मैंने ला रखी है, अब सामने वाला AK-47 लाया, उसका पैसा खर्च हुआ, तो वो क्या चाहेगा कि भाई अब ये कुछ और लाएगा मेरे को मारने के लिए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेगा, यार लड़ना किस बात पे है, तुम अपने न्यूक्लियर कम करो, मैं अपना न्यूक्लियर वार कम कर रहा हूँ। तो ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच ये बात हुई थी कि अब हम अपनी राइवलरी कम करेंगे, मतलब आप दूसरे से डरेंगे नहीं, पर उसको कहिए कम करिए। देखिए, द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, वर्ल्ड में 2 पावर ब्लॉक कैसे डेवलप हुए, यूएसए यूएसएसआर। तो आपको सीधा सा ये जो मैप है याद करना होगा, नाटो कंट्री कौन सी थी, वार्सा कंट्री कौन सी थी, अदर कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी थी, अदर कौन सी थी। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा, इसकी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है जो 10 से 15 मिनट की है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई होप आपके टीचर्स इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, स्कूल टीचर से, ट्यूशन टीचर से पूछिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके टीचर्स नहीं भी बताते हैं किसी वजह से, हो सकता है उनको ना पता हो, मे बी इसके लिए एक स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं कोशिश करूँगा कभी दूँ, तो आप इनका नाम याद कर ले, 5-5 कंट्रीज़ का कम से कम। आइए इसका मैं मेन पॉइंट बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो हाईलाइट हो रहा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उसे एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा। जो 2 सुपर पावर ब्लॉक्स हैं, देखिए सीधी बात है, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, जो गरीब स्टेट्स हैं, उनको बड़ी कंपनी से जुड़ के क्या फ़ायदा होगा, बड़े कंट्री से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर मेरे पे कोई लड़ाई करता है, मैं छोटा गरीब आदमी हूँ, मान लीजिए मुझे ही ले लीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, और अगर मैं किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे बेनिफिट होगा, कोई मुझे कुछ कहता है तो वो जो बड़ा आदमी है वो मेरे लिए खड़ा होगा इकोनॉमिक रूप से, मेरी प्रोटेक्शन करेगा, वेपन से प्रोटेक्शन करेगा। तो मेरी जगह आप एक कंट्री लीजिए, मैं एक छोटी कंट्री हूँ, तो मेरे पे जल्दी से कोई अटैक करेगा तो मेरी बड़ी कंट्री मेरे को हेल्प करेगी, वेपन से हेल्प करेगी, इकोनॉमिक हेल्प करेगी। अब उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, जो मेरे रिसोर्स है उस कंपनी को देने पड़ेंगे। भाई मेरी कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, मैं छोटी कंट्री हूँ, तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो वर्ल्ड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो वेस्टर्न यूरोप था वो अमेरिका की साइड चला गया, यूएसए की तरफ, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो सोवियत कैंप की तरफ चला गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे बहुत देखा है, अभी लेटेस्ट कहीं क्वेश्चन देखा था मैंने किसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में एसएससी के, वहाँ बच्चों ने ये गलती कर दी। देखिए, आपसे कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर, आप जीन्स पहन रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर मतलब अमेरिका, या इससे याद कर लीजिए ट्रिक है, वेस्टर्न कल्चर मतलब यानी वेस्टर्न यूरोप और वहाँ पे अमेरिका, ठीक है जी। और जो ईस्टर्न कल्चर है, ईस्ट कंट्रीज़ हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, वो आप आगे फॉरेन पॉलिसी में भी पढ़ाऊँगा मैं आपको चैप्टर वाइज। तो उसमें सोवियत कैंप थे, जो जिसमें रशिया वगैरह ये सब है, चाइना। तो ध्यान रखिए, पहले चाइना था, हट गया, वो आगे आपकी बुक में दे रखा है, मैं बताऊँगा। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस 2 पार्ट में बट गया। तो वेस्टर्न अलायंसिस को एक अलग ब्लॉक कहा गया, ईस्टर्न अलायंस को एक अलग ब्लॉक कहा गया। अगर आप इसे मोटे तौर पे समझे तो यूएसए और यूएसएसआर, ध्यान रखिएगा। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि किस तरीके से सोवियत यूनियन यूएसएसआर में कन्वर्ट हुआ, किस तरह डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये जितना ज़रूरी है बुक के लिए मैं उतना बताऊंगा, बाकी इसके लिए 2 लेक्चर अलग से मैं बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोशिश करूँगा मैं आपको बताऊँ। तो जो वेस्टर्न अलायंस है यानी अमेरिकन वाली कंट्रीज़, उन्होंने नाटो का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाटो यानी NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 1949 में। और स्टार्टिंग किससे कर दी, 12 कंट्री से। तो जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा एट प्रेजेंट कितनी है, और आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं। अब जब वो बनाएंगे, भाई सीधी सी बात है, वेस्ट ईस्टर्न वाले भी बनाएंगे। तो ईस्टर्न वालों ने 1955 में एक वार्सा पैक्ट किया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल नहीं बोल रहा हूँ मैं, वार्सा पैक्ट बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 की है। UGC नेट में पूछा जाता है, UPSC में पूछा जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछ के बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ आप क्लियर कहेंगे, अपडेट रहेंगे, क्योंकि मेरी ये वीडियो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि UPSC वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं देखेंगे। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी वो 1919 थी, और ये वार्सा पैक्ट था 1955 था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इतना ही नहीं हुआ, जब इन्होंने वार्सा पैक्ट कर लिया, अमेरिका फिर घबरा गया। अब क्या हुआ, अमेरिका ने फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सीटो और सेंटो। सीटो यानी SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका ने फिर 2 खड़े कर लिए अपने सपोर्ट के लिए। इसमें अमेरिका का मेन काम था ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को अपने पास मिलाना, मतलब एशियन कंट्रीज़ को, ईस्टर्न कंट्रीज़ को कमज़ोर करने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर होता है
5 से 10 लेक्चर में पूरा अगर विद थ्योरी पढ़ा दिया जाए तो पर मैं यहाँ आपको मेन बात बताने की कोशिश करूँगा। उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊँगा पार्ट 2 के बाद जरूरत पड़ेगी। तो जो कोल्ड वार है उसने वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांट दिया था। अभी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट चाइना था वो लड़ चुका था। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चाइना इज़ अ पार्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़, ठीक है जी। जो ये है ईस्टर्न कंट्रीज़ में था पार्ट, पर ये अमेरिका रशिया से लड़ लिया 1950 में और अलग हो गया 1969 में। और किस लिए? सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। आपको पता ही है चाइना जो है अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत बढ़ाना चाहता है। आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी में चाइना का पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं यूपीएससी एसएससी आजकल बहुत चल रही हैं ऑनलाइन, जिसमें मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल्स पर, अनअकैडमी पर। तो अगर पॉसिबल रहा तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा और बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा इस पर। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया जैसी कंट्री ने स्टार्ट किया कि भाई ना तो हम अमेरिका को ज्वाइन करेंगे, ना ईस्टर्न अलायंस को ज्वाइन करेंगे, ना वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन करेंगे, ना यूएसए को ज्वाइन करेंगे, ना यूएसएसआर को। अब क्या हुआ, जो छोटी कंट्रीज़ थी उन्होंने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को क्यों ज्वाइन किया? देखो, वर्ल्ड के पास 2 ही ऑप्शन थे। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो अभी जैसे भारत अभी आज़ाद हुआ था ब्रिटिश चुंगल से, तो अगर वो दोबारा ज्वाइन कर सकता था अमेरिका को, हमें पैसे का बेनिफिट हो जाता, और रशिया को ज्वाइन करते तो हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती, पर नहीं किया, हमने नेम कर लिया। पर कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो दोबारा कुछ कंट्रीज़ को अडॉप्ट कर लिया। अब क्यों किया? क्योंकि देखिए, अब स्मॉलर कंट्रीज़ बड़ी कंट्री के लिए क्यों हेल्पफुल थी? छोटे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के लिए, बड़े बड़े देशों के लिए क्यों हेल्पफुल बने? क्योंकि उनके रिसोर्स उनको मिल जाते थे, उनकी टेरिटरी का यूज़ कर सकते थे, उनके लोकेशन को यूज़ कर सकते थे, वहाँ से हवाई जहाज उड़ाने, लड़ाकू विमान रखने, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था उनसे, ठीक है जी। ये चारों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, किसी रिफ्रेशर में मत जाइएगा। मैं अपने बच्चों को कभी भी ज़्यादातर रिफ्रेशर वगैरह कम और एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कराता हूँ। चारों पॉइंट जो याद कीजिएगा। अब सीबीएसई में 4 से 5 बार वापस आया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अरीना ऑफ कोल्ड वार कि मतलब कोल्ड वार के क्या क्या अलग से क्षेत्र थे, उसको देखें। अरीनास मतलब अलग से क्या क्या उपागम क्षेत्र, अप्रोच क्या रही। तो जो वर्ल्ड 2 पार्ट में बट गया था, पर क्या था, फिर भी कई जगह प्रॉब्लम थी। जैसे कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में आज डिवाइड है, तो कोरिया के बीच भी प्रॉब्लम थी उसी टाइम। बर्लिन के अंदर प्रॉब्लम था, बर्लिन वॉल आप पढ़ेंगे आगे। कॉन्गो में के अंदर प्रॉब्लम थी। तो आपको जो इसमें 2 चीज़ 3 चीज़ याद रखनी है, वही मैं बता रहा हूँ, बाकी आपके कंसर्न टीचर्स बताएंगे। मैं आपको सिर्फ मेन बात बता रहा हूँ। ये जो है बड़े प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, जो एरिना कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान था, तो वर्ल्ड में न्यूक्लियर वार और ग्लोबल हॉस्पिटलिटीज़ शुरू हो चुकी थी। तो वर्ल्ड के बीच मिलिट्री ज्वाइन होने शुरू हो गए थे, मिलिट्री पैक्ट होने हो गए थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन शुरू हो गए थे, ताकि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ऐसे में आपको पहला ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जो मैंने हाईलाइट किया है। आप एक एक चीज़ हाईलाइट कर लें मेरी वीडियो देख देख के, अगर आपको अच्छा लगे तो। जवाहरलाल नेहरू ने की रोल, मेन इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले किया था किसमें? नैम को इस्टेब्लिश तो किया ही था, पर उन्होंने मीडिएटेशन कराई थी कोरियाज़ के बीच। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो 2 पार्ट में बट गया था, उसको मीडिएटिंग कराया था कि भाई मत लड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। पर आपको पता है आज भी वर्ल्ड में 2 पार्ट में बटा हुआ है कोरिया। तो उस समय नेहरू जी ने वो मैटर सॉल्व करवाया था। कॉन्गो क्राइसिस में यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कॉन्गो जो है 2 पार्ट में ना बटे। आपको बस यही 2 याद कर लो, यही अरीनास ऑफ कोल्ड वार थे कि इनको रोका गया। ये जो कार्टून है जी, ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं स्क्रीन शॉट कर रहा हूँ, इसमें यूएसएसआर है, यूएसए, और ये जो पीछे बैठा है ये चाइना है। ये कई बार आपके पेपर्स में आ चुका है। आपके पास कार्टून आएंगे 5 नंबर के एक्सप्लेन करने को। यूएसएसआर एक तरफ से तो यूएसए से दोस्ती बढ़ा रहा था कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन मत मारिए, वर्ल्ड में फेंक के आप हेल्प कीजिए एक दूसरे को। तो अंदरूनी उनके बीच आइडियोलॉजिकल वार चल रही थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप देखिए, गरीब और अमीर में कभी दोस्ती नहीं होती। अमेरिका को अमीर मान लीजिए और यूएसएसआर को गरीब मान लीजिए, क्योंकि जो कम्युनिज़्म की बात कर रहा है, जो सोशलिस्ट की बात कर रहा है, सब कुछ फ्री कर दो जी, वर्ल्ड में सबको मिलना चाहिए, पैसे वाले को भी, गरीब को भी, सबको मिलना चाहिए। और दूसरा आदमी कह रहा नहीं, कैपिटलिज्म करना चाहिए, भाई मैंने मेहनत से कमाया, मैं क्यों टैक्स दूँ यूएसए की तरह। तो देखिए चेंज हो जाता है ना पूरा वर्ल्ड। तो 2 ऐसे आदमियों में मिलती नहीं है। आप देखिए, अगर आप अपने ऊपर एग्जांपल से समझिए, मैं नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं इस कार्टून को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं बच्चों को समझाता हूँ। जब मान लीजिए मैं गरीब हूँ, तो जो पैसे वाला होगा वो जल्दी से नहीं बनेगी उससे मेरी,
क्यों? वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में, उसके एक्सपेंसेस में, उसके पैसे की बात आ जाएगी। वो कहेगा ये बात वो बात। तो जो यूएस जो है वो पैसे वाली पार्टी है, मतलब पैसा है उसके पास, कैपिटलिज्म है। वो कहेगा मैं तो पूरा वर्ल्ड खरीद सकता हूँ, ये ला सकता हूँ। और जो यूएसएसआर है वो सोशलिज्म की बात कर रहा है, गरीबी की, समानता की, इक्वलिटी की। ठीक है जी। तो ये क्या कहेगा, नहीं सबको मिलना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो कहेगा भाई आपका एक अमीर दोस्त और गरीब दोस्त के बीच सिर्फ पिक्चर्स में, रियलिटी में दोस्ती होती है। रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, रियलिटी में नहीं होती वो चीज़ें, सिर्फ पिक्चर्स में ही दोस्ती पाएगी आपको। तो यूएसए ने क्या गेम खेला, साइड बाय साइड देखे, बेंच के पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, ये चाइना है। तो इन्हें दोस्ती स्टार्ट करी। मैंने इसलिए मार्क भी किया है, चाइना मेक्स ओवर ट्यून्स विद यूएसए। चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे यूएसए से दोस्ती बढ़ाई। जो आज चाइना अमेरिका जैसे को आग दिखाने के लिए तैयार रहता है, इसको अमेरिका ने ही किसी टाइम में तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, वो भी मैं कभी भगवान ने चाहा तो टाइम मिलता है तो उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये कार्टून जरूर तैयार कीजिएगा, कॉन्गो वाला तैयार कर लीजिएगा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। 1 मिनट, ज़रा PDF आगे चली गई, जस्ट अ मिनट। वीडियो में थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, आइए आप देखिए। इसी दौरान क्या होता है, यूएस और यूएसएसआर ने भाई वर्ल्ड में तीसरा वर्ल्ड वार ना छिड़े, इसलिए क्या हुआ, लॉजिक ऑफ डिटरेंस अडॉप्ट किया, न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की बात करी। तो उन्होंने आर्म कंट्रोल ट्रीटी साइन करनी स्टार्ट करी 1960s में, जिसमें LTBT 1963 का है, NPT 1968 का है, नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये अलग है। तो ये करी। पर भारत जैसी देश जो नैम के स्टैब्लिशर थे उसकी बात करेंगे। इसको मैं आपको 2 तरीके से दिखा रहा हूँ यहीं पे। देखिए मैंने इसका एक फार्मूला बनाया, नेहरू नासिर टीटो। नेहरू नासिर टीटो, मैं पूरा नाम ना याद करके मैं इनका लास्ट याद कर लेता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। आपके पास एग्ज़ाम में आना क्या है, इनके नाम आएंगे, 4 नाम दे दिए, 5वां पूछ लिया कौन नहीं है, 1 नाम गलत दे दिया, या उनकी कंट्रीज पूछ ली। तो ये आपको याद करना होगा ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। आई होप आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कहीं पे क्यों प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टीचर से आप पूछिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँचे तो मैं उस पर भी कभी बनाऊँगा आपकी वीडियो। तो जो टीटो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया थे, ये नैम के फाउंडर मेंबर थे। तो दूसरी बात, अपने नेहरू जी थे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, ये भी 12th लेवल के SSC के पेपर में आ चुका है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में लेटेस्ट आया ये, और बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। तो जो चैलेंज, और हाँ जी 1 मिनट आगे, जो तीसरे थे नासिर, वो इजिप्ट के थे जी। ठीक है जी। उसके आगे आइए, सुकर्णो थे इंडोनेशिया के, और जो थे नुकारमा वो घाना के थे। ये 5 लोगों ने मिलकर नैम इस्टेब्लिश किया था। अपना वापस आते हैं जहाँ से छोड़ा था। अब बायपोलरिटी को चैलेंज मिलने लगा वर्ल्ड में, क्योंकि जो लोग इन दोनों अलायंस में नहीं जा रहे थे वो कहाँ जाएंगे। तो इंडिया जैसी 3 दोस्त, इंडिया जैसे कंट्री ने मिलकर नैम इस्टेब्लिश किया, जो नेहरू जी की इनिशिएट किया हुआ था। तो जो एशिया की, लैटिन अमेरिका की और अफ्रीका की कंट्रीज़ थी, उन्होंने बहुत लोगों को नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने दंश झेला था, शराब झेला था गुलामी का, क्योंकि अब वो चाहते थे नहीं ज्वाइन करे। तो नेहरू, नासिर, टीटो, सबसे पहले इन 3 लोगों ने मिलकर नैम की धारणा रखी, और बाद में सुकर्णो और एक जो लास्ट बच्चे हैं उनको मिलकर इसमें जोड़ लिया गया। तो नैम का जो फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में हुआ था, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, और ऑब्जेक्टिव में आपका आने का चांस है। अब इनके कुछ बीच इश्यूज़ रखे गए थे। क्या रखे गए थे? ये 4 दे रखे हैं। हम एक दूसरे के बीच कॉपरेशन करेंगे, टेंशन होगी तो हेल्प करेंगे, एक दूसरे के बीच अफ्रीकन कंट्रीज़ ट्रेड करेंगी, फ्री ट्रेड। तो स्टार्टिंग में 25 थे, आज की डेट में कितने 115 वगैरह, आप ये देख लीजिएगा एक बार नेट पर, और बाकी मैं अपने वीडियो सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए जी आगे आइए। इन लोगों ने मिलकर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया, किन्होंने? नैम कंट्रीज़ ने, ताकि जो हमारी कंट्रीज़ है इसमें इकोनॉमिक पावर बने, पॉवर्टी ख़त्म हो, और उनके बीच। अब इसी दौरान क्या होता है, नियो तो बना लिया इन्होंने, तो UN ने एक अंकटाड कॉन्फ्रेंस करी। अंकटाड यानी UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। और इसका जो टाइटल था इसका कॉन्फ्रेंस का, मतलब जिसमें ये रिपोर्ट लिखी गई थी, वो क्या टाइटल था? टुवार्ड्स अ ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट।
मतलब ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, एशियन कंट्रीज़ को, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, जो न्यू नैम कंट्रीज़ है। उसमें रखा गया था कि एलडीसी को अपने रिसोर्स पे खुद ऑनरशिप होनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, जो प्रोडक्ट वहाँ से कम खरीदेंगे, रिड्यूस करेंगे अपने यहाँ टेक्नोलॉजीज़ की कॉस्ट को जो हम वेस्टर्न कंट्री से ख़रीद रहे हैं, जो कि आज तक नहीं है। देखिए अब चाइना मोबाइल भी अब चाइना से ले रहे हैं। इंडिया का कोई भी सेल्फ मेड मोबाइल नहीं है स्मार्टफोन के अंदर, जो कि आज तक फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है ये चीज़, पर उस टाइम एक लक्ष्य रखा गया था। नोकिया, सैमसंग सब बाहर की कंपनी है, और जो एक दो हैं वो सक्सेसफुल नहीं है भारत में। चलिए आगे चलिए। फोर्थ पॉइंट क्या रखा गया था, जो एलडीसी कंट्रीज़ थी, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, एलडीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, उनका इकोनॉमिक डेवलप करेंगे। तो आपको ये 5 नाम किन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इनका क्या इशू था, ये याद करना है। अब वो याद करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को, छोटी कंट्रीज़ को बड़ी कंट्रीज जोड़ के क्या फ़ायदा था। तो इंडिया का कोल्ड वार में क्या रोल था कि इंडिया जो है ना नेगेटिव रहेगा, ना पैसिव रहेगा, ना निष्क्रिय रहेगा, ना सक्रिय रहेगा। इंडिया जो है एज अ न्यूट्रल रहेगा। अगर कोई बात गलत होगी गलत बोलेगा, सही होगी सही बोलेगा। ठीक है जी। देखिए ये जो पॉइंट दे रखे हैं कि 2 बात की गई भाई, नैम के अगेंस्ट में 2 बातें बताइए और फेवर में 2 बातें बताइए। तो आपको मेरी वीडियो सुन के पता लगा ही होगा, और बाकी बुक में ये लिख रखा है कि भाई इंडिया ने 2 तरफ से दोस्ती रखी। आज की डेट में रशिया से दोस्ती कर रखी है, 1971 में ही कर ली थी। फिर नैम का क्या रेलिवेंस रह गया था, और ये सब दे ही रखा है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आइए अब चैप्टर 2 में हम इसमें आगे पढ़ेंगे, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक क्यों हुआ, सोवियत यूनियन यूएसएसआर में बदलते हुए क्यों बदली, कैसे बदली, कौन कौन सी लीडरशिप चेंज हुई, उसके बाद और यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेशन हुई, क्या ऐसे रीज़न बने। 3-4 रीज़न है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको मेरी वीडियो देखते ही, अगर आप ढंग से देखेंगे, ढंग से सुनेंगे तो। प्लीज़ वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। कोल्ड वार कब एंड हुआ, 1991। अब क्या टीचर क्या पढ़ाते हैं, 1990 तक। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर अगर आंसर की का चैलेंज आता है तो सीबीएसई बुक फॉलो होती है, ना कि आपकी रिफ्रेशर। ध्यान रखिएगा। नॉन अलाइनमेंट एक इंटरनेशनल मूवमेंट बनकर उभरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। यहाँ से आपका आईएफपी जो कि बीए पॉल साइंस ऑनर्स का एक चैप्टर है, पूरा वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पूरा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे आईएफपी का आपका पूछा जाएगा। और जो आपका सेकंड बुक का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में एक चैप्टर भी है, ये भी इसमें पूछा जाएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कैसे हुआ। इस बुक में भी है, वहाँ भी है। तो ये जो नेम है उसको आपको बहुत यूज़ रहेगा, आपको नेम पता होना चाहिए कि न्यूट्रल रहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। जो अब आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ थी जो वर्ल्ड में हुई है, मतलब मैंने आपको बताया 1960 से शुरू हो गई थी बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। उनका टाइम पीरियड आपको याद करना पड़ेगा अगर आप अपने को ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई का कुछ नहीं पता। अगर पेपर को हल्का सा, क्योंकि 20% टफ रखने का आपको पता है, आपके टीचर्स ने बताया होगा पेपर को किस तरीके से बनाया जाता है। 50% ईजी, 30% मीडियम, 20% टफ। तो 20% टफ में ये चीज़ पूछ ली जाएगी, एलटीवीटी की फुल फॉर्म, और कब बनी थी, 1963। मैं आपको अपनी वीडियो में बिना देखे पहले आपको बता चुका हूँ। एनटीपीटी 1968, सॉल्ट 1, सॉल्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स 1969, सॉल्ट 2 1979। मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको वो याद करना है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट 1 और 2। स्टार्ट 1 जो हुई थी 1991 में ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन, और स्टार्ट 2 जो थी 1993। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। और बुक के अंदर ये जो दे रखे हैं, आप मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार कोशिश कीजिएगा इनको बिना आंसर देखे करें। आई होप आप सब इसको कर पाएंगे, और जो मैंने बताया उसको फोकस करें। और मैं इसी की कंटिन्यूटी में आपको एक पार्ट 2 दूंगा, जिसमें मैं अपनी पीडीएफ बनाकर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ मैं द एंड ऑफ बायो पॉलिटी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स के उसमें इसको लाया जा रहा है 6 चैप्टर में। पहली बुक के कुछ टीचर 6 चैप्टर दे रहे हैं, कुछ 3 दे रहे हैं। तो मैं शुरू के 2 चैप्टर जो बहुत जुड़े हुए हैं, आपको कुछ बातें रिपीट मिलेंगी, पर मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है जी, एक बार कोशिश कीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। अगर और भी कोई ज़्यादा अच्छा करना चाहता है तो एलटीपीटी एनपीटी जो बुक में लिखा है इसमें से थोड़ा सा कट कर करके याद कर लीजिए, और ऐसे ही याद कर ले तो बहुत ही बढ़िया है। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत वेल एंड गुड बन जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, 12वीं वाले बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और जितना मैं लास्ट दोबारा कह रहा हूँ, जितना मैंने ये हाईलाइट किया है, मैंने आपके लिए बहुत टाइम लगाया इसे हाईलाइट करने में। आप इसे दोबारा अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लीजिए, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। आई होप आपके टीचर्स ने पहले आपके साथ शेयर किए होंगे बजाय नोट शेयर करने के,
और ये जो बुक में पॉइंट दे रखे जो मैंने बताया नियो वाले और अंकटाड की कॉन्फ्रेंस के पॉइंट, वो दोनों याद कर लीजिएगा। नैम का क्रिटिज़म याद कर लीजिएगा, ये आपको पूछा जाता है। रेलिवेंस जो पूछा जाता है नैम का। और ये कार्टून जू करके जाइएगा, रेगुलर रिपीटेड है जी ये कार्टून। बुक के एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पर जो कार्टून है यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी 2 से 3 मिनट में किया, ये ज़रूर आएगा, आता है, बार बार आता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं आपके साथ पेपर भी शेयर करूँगा, बहुत चीज़ें शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।